मैं यहाँ रक्षा मंत्री के साथ हूँ, साथ में आईडीएफ के कमांडर्स और हमारे बहादुर सैनिक भी हैं, चाहे वो रेगुलर यूनिट्स हों या जिम्मेदार रिजर्व्स। गजा पट्टी में ये लोग दुश्मन के खिलाफ शानदार काम कर रहे हैं। हमास को एक के बाद एक झटके झेलने पड़ेंगे। हम इस बात को लेकर दृढ़ हैं कि हमारे बंधकों को छोड़ा जाए। हम जंग से जुड़े अपने तमाम मकसद हर हाल में हासिल करेंगे। इस चेहरे को आप अच्छी तरह पहचानते हैं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये वीडियो 2 दिन पहले का है, 15 अप्रैल 2025 का। वीडियो में नेतन्याहू सैनिक की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, अपनी सेना की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? गजा में। कह रहे हैं कि हमास को एक के बाद एक झटके लगेंगे और हम अपने सभी मकसद पूरा करके ही दम लेंगे। लेकिन ये मकसद क्या है? इसका जवाब इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने दिया। 16 अप्रैल को उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि इजराइल गजा में अपने बफर जोन खाली नहीं करेगा, बल्कि वहां स्थायी या अस्थायी रूप से रहेगा, जैसे लेबनान और सीरिया में करता है। रिपोर्ट्स का कहना है कि गजा की लगभग 50% ज़मीन अब इजराइल के कब्जे में है। उसने अलग अलग इलाकों में कॉरिडोर बना लिए हैं और बफर जोन बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि गजा का भविष्य क्या होने वाला है, इजराइल का अगला प्लान क्या है। क्या गजा से इजरायली सैन्य मौजूदगी कभी भी नहीं खत्म होगी? और ऐसे में गजा के लोगों का क्या होगा? कहीं गजा पर भी इजराइल कब्जा तो नहीं कर लेगा पूरी तरह? इन्हीं मुद्दों पर आज के शो में बात करेंगे, लेकिन पहले परिचय की रस्म निभा ली जाए। नमस्ते, अपन है कुलदीप। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 19वीं सदी का आखिरी दशक उस्मानी सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर के नक्शे में एक छोटा सा पतला सा हिस्सा था गजा। तब गजा पट्टी में सिर्फ 2 ही शहरी केंद्र थे, गजा शहर और खान यूनुस। आप इन शहरों के नाम मौजूदा समय में भी सुनते आ रहे होंगे। उस दौरान बाकी की आबादी छोटे और मंझोले गांवों में बसी थी। ये गांव मिस्र और फिलिस्तीन को जोड़ने वाली कोस्टल रोड के दोनों तरफ फैले हुए थे। ये गांव सड़क या रेलवे लाइन से ज़्यादा 1 मील दूर होते थे। इनमें 5 सबसे बड़े गांव थे: जबालिया, दैर अल बलाह, बनी सुहेला, अबासान और रफा। ये कोई साधारण गांव नहीं थे। ये 2 शहरों गजा और खान यूनुस के बीच संतुलन का, बैलेंस का काम करते थे। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। तो उत्तर में गजा सिटी और दक्षिण में खान यूनुस, ये दोनों सिरे और उनके बीच बसी ये बस्तियां। एक भौगोलिक लय थी। बगल में समंदर था। गजा समंदर के किनारे बसा एक शांत किनारा हुआ करता था। हम और आप इस समंदर को भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ही समय में समंदर की लहरों से कहीं ज्यादा तेज कुछ और दस्तक देने लगा: यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतों की दिलचस्पी। 2 दशक के भीतर पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तब उस इलाके का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। अरब आबादी सबसे ज़्यादा थी और महज 6% यहूदी रहते थे। फिर साल 1917 आया। ब्रिटिश फौज उस्मानी साम्राज्य को पछाड़कर फिलिस्तीन में दाखिल हुई। गजा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। और फिर आया बेलफोर डिक्लेरेशन, एक ऐसा ऐलान जिसने यहूदी राष्ट्रवाद के लिए ज़मीन पैदा की। लेकिन इसी वक्त ज़मीन एक और चीज़ के लिए भी दुरुस्त हुई: फ़लस्तीनी अरबों की बेचैनी के लिए। क्योंकि इसी दौरान दुनिया भर से यहूदी आकर के इस इलाके में बसना शुरू हुए। फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम की स्थापना करने की बात चली। वो इलाका जिसमें आज एक मुल्क इजराइल है, वो इलाका जिसमें आज वेस्ट बैंक है, जिसमें गजा है, जिन्हें मुल्क का दर्जा कभी नहीं मिल सका। 1920 और 1940 के दशक में यहूदी भारी संख्या में यहाँ आकर के बसे। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की यातना झेलने के बाद ये संख्या और भी बढ़ने लगी। 1947 तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 6% से बढ़कर 33% हो गई थी। इससे अरब और यहूदी आबादी के बीच तनाव बढ़ने लगा। कुछ विवाद हिंसक भी होने लगे। इसके चलते यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया। 55% ज़मीन यहूदियों को दे दी, 45% हिस्सा अरब आबादी के लिए छोड़ दिया और यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बना दिया। अरबों को ये बात नागवार गुजरी। इधर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद मामला और बिगड़ा। अंग्रेज़ों के जाते ही 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। इसके तुरंत बाद अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी और इसी जंग में गजा पट्टी मिस्र या कहिए इजिप्ट के नियंत्रण में आ गई। वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम जॉर्डन के हिस्से में आ गया और वेस्ट जेरूशलम पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया।
गजा पट्टी 1948 में इजराइल की सेना के हाथ नहीं लगी। उस दौरान इजराइल के एक कमांडर यिगाल अलोन कहा करते थे कि अगर 2 दिन और मिलते तो गजा भी हमारे पास होता। बहरहाल इस जंग में लाखों फलस्तीनी विस्थापित हुए। इस विस्थापन को नकबा कहा जाता है। गजा जो कभी एक सीमांत इलाका हुआ करता था वो शरणार्थियों से पट गया, रिफ्यूजियों से पट गया। वहाँ रिफ्यूजी आए तो फिर कैंपों की बुनियाद पड़ गई। 8 रिफ्यूजी कैंप, 4 बड़े, जबालिया, अशाती, खान यूनुस और रफ़ा, और 4 छोटे, नुसैरात, अल बुरैज, अल मुगाजी और दैर अल बलाह। ये कैंप बसाए गए थे अस्थायी तौर पर, लेकिन आज भी यहीं हैं। इन कैंपों को बसाने का तरीका ही बता देता है कि ये पक्के नहीं थे। ना नियोजन था, ना सड़कें, या तो पुरानी अरब बस्तियों के पास छोड़े हुए मिलिट्री कैंप्स में बसा दिए गए, लेकिन आबादी हर एक में 20,000 से ऊपर। सोचिए, इतने लोग, इतनी संकरी गलियां, तंग गलियां वाले वो इलाके जो न शहर हैं न गांव। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री और उसके संस्थापक डेविड बिन गुरियन ने बाकायदा 1955 में गजा पर कब्जा करने का प्रस्ताव रखा ताकि वहां से रिफ्यूजीज को निकालकर जॉर्डन भेजा जा सके, मगर न पहले ये हो सका न 1956 के सिनाई युद्ध के बाद। फिर आया साल 1967। इजराइल और अरब देशों में 6 डे वॉर हुई, बहुचर्चित वॉर। इस वॉर में मिडिल ईस्ट का नक्शा बहुत हद तक बदल गया। इजराइल ने जॉर्डन के हाथ से ईस्ट जेरूशलम और वेस्ट बैंक छीन लिया और गजा पर कब्जा कर लिया। जब इजराइल ने गजा पूरी तरह से कब्जा किया तो अगला सवाल यही था, इन हजारों रिफ्यूजीज का क्या होगा। बात बात पर मंसूबे बने, कभी उन्हें मिस्र भेजने की बात हुई, कभी जॉर्डन, कभी वेस्ट बैंक, लेकिन सच्चाई ये रही कि कोई कहीं नहीं गया। इजरायली कब्जे के बाद मामला सिर्फ हुकूमत तक सीमित नहीं रहा, एक नए किस्म के सैन्य कब्जे की शुरुआत हुई। गजा में इजरायली बस्तियां बसाई गईं। यहीं से शुरू होती है प्रतिरोध की राजनीति और हमास जैसे संगठन उसके बाद जन्मे। 1987 में पहला इंतिफादा हुआ। इंतिफादा अरबी भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है झकझोरना। फिलिस्तीन में शुरू हुए इंतिफादा मूवमेंट का मकसद था वेस्ट बैंक, गजा और पूर्वी जेरूशलम को इजरायली कब्जे से मुक्त करवाना। इसी इंतिफादा के दौरान शेख अहमद यासीन ने हमास की स्थापना की। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास को इजराइल, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, पराग्वे, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इजिप्ट और जापान ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। बाकी दुनिया हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानती। इसमें भारत भी शामिल है। जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं फिलिस्तीन में, जो लोग हमास में शामिल हैं, वो स्वयं को प्रतिरोध का संगठन, रेजिस्टेंस का संगठन मानते हैं। बहरहाल हमास ने हथियारों के जरिए फिलिस्तीन को आज़ादी दिलाने की बात कही, हिंसक रास्ता चुना। हमास इजरायली सेना के और उनके सेटलर्स और इजरायली नागरिकों पर हमला करने के लिए कुख्यात हुआ। 2004 तक लगभग 7,000 इजरायली गजा में रह रहे थे, 3 इलाकों में बटे हुए। उत्तर का इलाका, नेजारिम, और सबसे बड़ा कतीफ ब्लॉक। इस कतीफ ब्लॉक में 13 सेटलमेंट्स थे। इनके पूरब में एक पुराना सेटलमेंट था मोराग। मोराग शब्द को याद रखिएगा, इसका जिक्र आगे आएगा। खैर, इन सेटलमेंट्स में रहने वाले लोग वो लोग थे जिनके लिए ज़मीन, पैसा, बिजली, पानी और पूरी फौज तैनात की गई थी। फिर आया इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन का प्लान, 2004 का डिसएंगेजमेंट प्लान। शेरॉन, जो खुद सेटलमेंट्स के जनक माने जाते थे, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि गजा से सब हटाया जाए। सारे इजरायली नागरिक, सारी बस्तियां और फौज सब बाहर, सैनिक हटाए गए, इमारतें खाली की गईं और धीरे धीरे गजा में इजराइल की स्थायी मौजूदगी खत्म हो गई, सिवाय एक चीज़ के, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। मिस्र और गजा के बीच की सीमा पर इजराइल की सेना आज भी मौजूद है, एक बफर जोन। इजराइल ने साफ किया कि हम अब कोई स्थायी बेस गजा में नहीं रखेंगे, लेकिन एयर स्पेस हमारा रहेगा, कोस्ट लाइन पर नज़र हमारी रहेगी और जब ज़रूरत होगी तो हम मिलिट्री एक्शन भी करेंगे। गजा अब हमारी अधिकृत ज़मीन नहीं है, लेकिन निगरानी से मुक्त भी नहीं है। अब मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति क्या है ये भी समझ लीजिए। इजराइल पिछले 7 दशक से एक मुल्क है और उसके पूर्वी और दक्षिणी किनारे पर ज़मीन के 2 टुकड़े हैं। इन्हें फिलिस्तीन टेरिटरीज, फिलिस्तीनी क्षेत्र कहते हैं। पूर्वी छोर पर वेस्ट बैंक, दक्षिण में गजा पट्टी। हम इन्हें ज़मीन के 2 टुकड़े इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इन्हें एक मुल्क का दर्जा नहीं मिला है। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी पीए का शासन चलता है, उसमें फतह मूवमेंट का दबदबा रहता है। पीए को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना जाता है, हालांकि वेस्ट बैंक पर उनका फुल कंट्रोल नहीं है।
इजराइल का असर बना रहता है। दूसरी टेरिटरी है गजा पट्टी। ये लगभग 41 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा है, चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर के बीच है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, दक्षिणी सीमा इजिप्ट से, जबकि उत्तरी और पूर्वी सीमा इजराइल से लगी है। जून 2007 से गजा पट्टी का कंट्रोल हमास के पास है। अब कहानी में सीधे 7 अक्टूबर 2023 पर आ जाते हैं। इस दिन हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल पर हमला किया। लड़ाके सीमा पार इजरायली इलाके में दाखिल हुए। इजराइल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास करीब 250 लोगों को बंधक बना करके ले गया। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गजा में युद्ध का ऐलान किया। 15 महीनों की लड़ाई के बाद 17 जनवरी 2025 को दोनों पक्ष 3 चरणों में युद्ध विराम लागू करने के लिए तैयार हुए थे। 19 जनवरी को पहला चरण शुरू हुआ, 1 मार्च को खत्म भी हो गया, लेकिन दूसरे चरण पर बात ही नहीं बन पाई क्योंकि अगले चरणों पर बढ़ते हुए कुछ सवालों के जवाब ढूंढने थे जो दोनों ही पक्षों के लिए मुश्किल थे। इजराइल बार बार ये कहता रहा कि वो हमास के खात्मे के बगैर जंग खत्म नहीं करेगा, और अगर ऐसा है तो ये सवाल पैदा होने ही थे कि जंग के बाद गजा पर शासन कौन करेगा, हमास का क्या होगा, इजराइल के साथ गजा का भविष्य का रिश्ता कैसा होगा। इसके लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण मौजूद नहीं था। बहरहाल युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ा और इजराइल ने गजा में पहुंचने वाली मानवीय मदद पर रोक लगा दी। खाने, पानी, ईंधन की किल्लत शुरू हुई। रमज़ान के महीने में इन बुनियादी ज़रूरतों का ना होना और भी मुश्किलें पैदा करने वाला था। 18 मार्च को इजराइल ने युद्ध विराम भंग कर दिया, फिर से हवाई हमले शुरू किए। गजा में अपनी सेना भी उसने उतार दी। इजरायली सेना का दावा है कि 18 मार्च के बाद से अब तक उसने सैकड़ों हमास लड़ाकों को मार गिराया है, जिनमें कई वरिष्ठ कमांडर भी शामिल हैं। लेकिन एक दावा दूसरी तरफ से भी है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 18 मार्च से अब तक 1600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मिनिस्ट्री ने अब तक की जंग में 51,065 लोगों की मौत की पुष्टि की है। फिलिस्तीन मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। 1,16,000 से ज़्यादा लोगों को घायल बताया है। एक बात याद रखिए कि ये मिनिस्ट्री आम नागरिकों और हमास के लड़ाकों में फ़र्क नहीं करती। गजा की सरकार के मीडिया ऑफिस का दावा है कि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा भयावह है। उनका कहना है कि 61,700 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं क्योंकि हज़ारों शव अब भी ढहे हुए मकानों के नीचे दबे हुए हैं और वहाँ कोई पहुँच भी नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसी बीच 4 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी एक बार फिर अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। कई वो थे जो पहले ही दरबदर थे, अब वो फिर से किसी कोने की तलाश में हैं जहाँ कम से कम बम ना गिरे। गजा के अस्पताल अब सांस लेने को तरस रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर ठप हैं, दवाएं ख़त्म हो चुकी हैं। जिन बच्चों को बचाया जा सकता था उन्हें मरने के लिए छोड़ना पड़ रहा है। इसी बीच इजरायली सेना ने गजा में कॉरिडोर्स पर भी कब्जा जमा लिया है। एक एक करके इन्हें जान लेते हैं। पहला है नेटजरिम कॉरिडोर। 19 मार्च को इजरायली सेना ने ऐलान किया कि हम सैनिकों को नेटजरिम कॉरिडोर में भेज रहे हैं। इसके तहत हम उत्तरी और दक्षिणी गजा के बीच बफर जोन बनाएंगे। नेटजरिम कॉरिडोर क्या है? ये कॉरिडोर गजा के उत्तरी 1/3 भाग को दक्षिणी भाग से अलग करता है 2 हिस्सों में। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गजा हुआ और नीचे वाला दक्षिणी गजा। ये कॉरिडोर पूरब में इजराइल की सीमा से शुरू होता है और पश्चिम में भूमध्य सागर से जाकर के मिलता है। लगभग 6 किलोमीटर चौड़ा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ। 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने अपनी पहली ज़मीनी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सबसे पहले ऑपरेशंस में एक था नेटजरिम कॉरिडोर पर कब्जा करना। जब तक गजा में जंग चल रही थी और इजरायली सैनिकों ने इस रोड पर घेराबंदी कर ली थी, अपने मिलिट्री बेस बना रखे थे। इसके इर्द गिर्द कई मील तक बिल्डिंग्स गिरा दी थी, ज़मीन को समतल कर दिया था। इससे उनको दूर दूर तक साफ दिखता था। कई दफ़े ऐसी खबरें आई कि इन मिलिट्री पोस्ट से आर पार गुजरने वालों पर इजराइल ने हमला भी किया। 15 महीने तक ये सब कुछ चला। फिर जनवरी 2025 में आप जानते हैं कि युद्ध विराम लागू हुआ। तब जाकर के इजरायली सेना धीरे धीरे इस कॉरिडोर से पीछे हटी थी। दक्षिणी गजा में विस्थापित हो चुके लोग उत्तर की तरफ वापस लौटे थे। बेहद मार्मिक तस्वीरें उस समय आई थी। दुनिया ने देखा था कि लोग अपने टूट चुके घरों की ओर लौट रहे थे और उनके घर वहाँ नहीं थे, घर की जगह था सिर्फ मलबा। लोगों ने तंबू लगा करके रहना शुरू किया। इस कॉरिडोर पर कब्जा क्यों अहम है ये समझ लीजिए। पहला, इससे फिलिस्तीनियों को गजा के दोनों हिस्सों में आवाजाही कंट्रोल की जा सकती है क्योंकि इसी कॉरिडोर को काटती हुई 2 अहम सड़कें गुजरती हैं जिनसे दोनों तरफ आवाजाही संभव है। इजराइल का कहना है कि अगर आवाजाही की खुली छूट दी गई तो इस आड़ में हमास एकजुट हो सकता है। दूसरा, सैनिकों की कार्रवाई के लिए भी आसानी मिलती है इससे क्योंकि दोनों तरफ तेजी से पहुंच बनाई जा सकती है।
तीसरा, मानवीय मदद को भी कंट्रोल किया जा सकता है और आप जानते हैं कि ये गजा के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चौथा, जब भी युद्ध विराम की बातचीत आती है तो 2 कॉरिडोर्स को लेकर के बात जरूर होती है, एक नेटजरीम कॉरिडोर और दूसरा है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इसको भी नक्शे पर देखिए, ये 14 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा बफर जोन है, इजिप्ट और गजा की सीमा पर बना हुआ है। ये इजिप्ट और गजा को जोड़ने वाली एकमात्र क्रॉसिंग है। 1979 में इजराइल और इजिप्ट ने शांति समझौते के तहत इसे बनाया था। उस समय गजा इजिप्ट के रूल से बाहर ही निकला था। तब इजिप्ट के लोग इसे सलाहुद्दीन कॉरिडोर कहा करते थे। सलाहुद्दीन इजिप्ट के बादशाह थे। 1979 में जब ये बनाया गया तो इजरायली सैनिकों की टुकड़ी यहाँ तैनात रहती थी। यहाँ इजराइल ने कई अवैध बस्तियाँ भी बनाई थी, पर इजराइल 2005 में इस अवैध कब्जे को छोड़ करके चला गया। 2007 में हमास का पूरे गजा में नियंत्रण हो गया। उसके बाद से ये कॉरिडोर गजा के नियंत्रण में वापस आ गया था। कहा जाता है कि हमास ने इस कॉरिडोर के नीचे कई सुरंगें बना रखी हैं जो इजिप्ट और गजा को जोड़ती हैं। इजराइल कहता है कि जंग के बाद हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए कर सकता है। जनवरी वाले युद्ध विराम के समझौते के तहत इजराइल को इस कॉरिडोर से हटना था, लेकिन इजराइल ने हमास पर नजर बनाए रखने का हवाला देकर अपनी मौजूदगी यहां पर भी बनाए रखी। अब तक तो इन्हीं 2 कॉरिडोर्स की बात होती थी, लेकिन 2 अप्रैल को बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐलान किया। एक नए कॉरिडोर की बात शुरू हुई। बीती रात गजा पट्टी में हमने गियर बदला। आईडीएफ अब जमीन पर कब्जा कर रही है, आतंकियों को निशाना बना रही है, उनके ठिकाने तबाह कर रही है। और इसी बीच एक और कदम उठाया गया है। हम मुराग कॉरिडोर पर कब्जा कर रहे हैं। इसे हम दूसरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर कह सकते हैं। हम गजा पट्टी को टुकड़ों में बांट रहे हैं। दबाव हर कदम पर बढ़ेगा ताकि हम अपने बंधक वापस ले सकें। हमास जितना ज्यादा इनकार करेगा, दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। नेतन्याहू के ऐलान के बाद 12 अप्रैल को इजरायली सेना ने कहा कि उसने गजा के दक्षिणी हिस्से में एक नया सुरक्षा कॉरिडोर तैयार कर लिया है। इसे कहा गया मोराग एक्सिस। मोराग शब्द का जिक्र हमने आपसे पहले किया था। मोराग पहले इजराइल का एक सेटलमेंट हुआ करता था। मोराग कॉरिडोर रफा और खान यूनिस के बीच गजा को काटता है और सीधे मिस्र की सीमा से लगे फिलाडेल्फी रूट से जुड़ जाता है। इस कॉरिडोर के जरिए इजराइल अब रफा शहर को भी बाकी गजा से अलग करने की तैयारी में है। यानी हर बड़ा शहर, गजा सिटी, खान यूनिस, रफा, अब धीरे धीरे टुकड़ों में बांटा जा रहा है और इन टुकड़ों के बीच फैला है एक क्लियर जोन, यानी वो जमीन जहां न घर बचे हैं, न खेत, न लोग। अब गजा के भीतर 3 प्रमुख कॉरिडोर बन चुके हैं। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनके साथ साथ जो बफर जोन बनाया गया है, अगर सब मिला दें तो वो 50% से ज्यादा गजा की जमीन को सीधे इजरायली सैन्य नियंत्रण में रख देता है। एक इजरायली सैनिकों की संस्था ब्रेकिंग द साइलेंस की रिपोर्ट कहती है कि युद्ध के पहले चरण में सेना ने सीमा से लगे फिलिस्तीनी गांवों को खाली कराया, जमीन को समतल कराया, मकानों को उड़ाया गया, 1 किलोमीटर गहरा बफर जोन बनाया गया। लेकिन जब मार्च में जंग शुरू हुई, इस बफर को दुगना कर दिया गया। कुछ इलाकों में यह अब 3 किलोमीटर तक फैल गया है। इस जोन के भीतर क्या हुआ, उसका जिक्र रिपोर्ट में दिल दहला देने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों को आदेश दिया गया कि वे पूरे इलाके को सुनियोजित ढंग से साफ कर दें। मकान, स्कूल, मस्जिदें, अस्पताल, सबको एक ही आदेश मिला इन सब के बारे में कि इनको मिटा दो। हमने जानकारों से पूछा कि इजराइल की योजना क्या है, वो कॉरिडोर्स और बफर जोन बढ़ा करके क्या हासिल करना चाहता है। देखिए, इजराइल जो बफर जोन बढ़ा रहा है और तकरीबन 69% जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है उसको नो गो जोन डिक्लेयर कर चुका है। उसके पीछे सीधा मकसद इजराइल का यह है कि हमास के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि हमास जितनी जल्दी हो सके जो बचे हुए बंधक हैं या फिर जो वैसे बंधक हैं जो मर चुके हैं, जो मृतक बंधक हैं, उनकी डेड बॉडीज वापस करी जा सके। इजराइल नहीं चाहता कि इन बंधकों को छुड़ाने के लिए दोबारा से सीज फायर का रास्ता अपनाया जाए। हालांकि साथ साथ अलग अलग प्रपोजल इजराइल भेज रहा है, जैसे कि परसों ही एक नया प्रपोजल गया था और जिसको हमास ने रिजेक्ट भी कर दिया है। तो हमास को ये पता है कि जब तक उसके पास बंधक हैं तब तक वो इजराइल के खिलाफ कुछ प्रेशर टैक्टिक्स अपना सकता है और ये बात इजराइल को भी पता है। इजराइल का रिस्पांस ये है कि हमास के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है तो हमास के ऊपर मिलिटरीली ही प्रेशर बढ़ाया जाएगा या फिर दूसरा तरीका होगा कि गाजा में जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एड जाता है उसे रोका जाए। पहला तरीका जो इजराइल ने अपनाया है वो था 2 मार्च के बाद से आज तक कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड को एंट्री अलाउ नहीं करी है
और दूसरा ये जो अभी हुआ है कि तकरीबन 50% के आसपास जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वो इजराइल ने दोबारा से कैप्चर किया है। इन दोनों के पीछे मकसद यही है कि हमास के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए और सीज फायर किया जाए। तो ज़मीनी हकीकत यह है कि गजा का एक बड़ा हिस्सा आईडीएफ के स्थायी सैन्य नियंत्रण में तब्दील हो चुका है और इसमें कोई बदलाव आने की संभावना भी 16 अप्रैल को खत्म हो गई। 16 अप्रैल को इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने इस बयान में इजराइल के मकसद को बहुत स्पष्ट और सीधी भाषा में रखा। पॉइंट्स में जानिए। पहला, मानवीय सहायता को तो रोका जाएगा ही ताकि हमास की जनता पर पकड़ हो सके। दूसरा, हमास के आतंकियों और उनके ठिकानों पर लगातार हमले जारी रहेंगे और इन इलाकों को सिक्योरिटी जोन में शामिल किया जाएगा। तीसरा, लड़ाई के इलाकों से जनता को निकाला जाएगा और हवाई, जमीनी और समुद्र के रास्ते जबरदस्त बमबारी की जाएगी। चौथा, गजा के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक विस्थापन योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वही प्रस्ताव है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था कि गजा के लोगों को दूसरे देशों में, पड़ोस के देशों में, जॉर्डन इत्यादि में बसाया जाए। और पांचवी बात अहम है, कैट्स ने कहा कि आईडीएफ अब कब्जा किए गए इलाकों को खाली नहीं करेगा बल्कि वहां स्थायी रूप से रहेगा, जैसे लेबनान और सीरिया में करता है। हमने जानकारों से पूछा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की अब कितनी संभावना रह गई है, क्या इजरायली हमलों के बीच ये मुमकिन है? देखिए, युद्ध विराम की संभावना हमेशा बनी रहती है। दोनों पार्टियां ये कोशिश करेंगे, एक तरफ हमास एक तरफ इजराइल ये कोशिश करेंगे कि दूसरे के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सके जितना हो सके। इसीलिए हम देखते हैं कि हमास अपनी तरफ से वीडियो रिलीज करता रहता है ताकि एक पॉपुलर प्रेशर, एक पब्लिक प्रेशर नेतन्याहू सरकार के ऊपर बढ़े और फिर नेतन्याहू सरकार भी इस तरह के स्टेप्स लेती है। जैसे अभी आईडीएफ ने इतना सारा गाजा का हिस्सा दोबारा से कब्जा लिया है ताकि पब्लिक प्रेशर हमास के ऊपर भी बढ़े। लेकिन जितना भी इस तरह के प्रेशर बढ़ाए जाते हैं उसका मकसद यही होता है कि युद्ध विराम की तरफ बढ़ा जाए। युद्ध विराम की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि युद्ध विराम की अभी भी पॉसिबिलिटी है, अभी भी युद्ध विराम मुमकिन है। लेकिन युद्ध विराम तभी हो पाएगा जब दोनों पार्टीज को लगे कि उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है और कम कॉम्प्रोमाइज में वो जितनी चीजें हासिल कर सके अपने विरोधी से वो हासिल कर पाए। तो इजराइल काट्ज, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा, उनका जो प्लान है कि युद्ध विराम के बाद भी आईडीएफ, इजराइल की सेना इन एरियाज में रहेगी, इन कॉरिडोर्स में रहेगी ताकि सिक्योरिटी को, इजराइल की जो कम्युनिटीज़ हैं साउथ में गाजा के आसपास, जैसे जो भी बॉर्डर एरियाज है गाजा के, वहाँ की कम्युनिटीज़ की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। ये मुझे लगता है ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। हालांकि जिस तरह से अमेरिका का आजकल अनक्वेश्चनिंग सपोर्ट होने लगा है इजराइल को, तो ये प्रेशर एक ऐसे प्रेशर लग रहा है जो रियलिटी के बहुत करीब हो सकता है। लेकिन प्रेशर टैक्टिक का पर्पस यही है कि युद्ध विराम को मुमकिन किया जा सके और युद्ध विराम को हासिल किया जा सके। तो पेच फंसता चला जा रहा है। इजराइल को हमास का खात्मा चाहिए और हमास को चाहिए कि इजराइल पीछे हटे। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं और नुकसान हो रहा है आम नागरिकों का। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी धरती से खरबों किलोमीटर दूर मिले जीवन के संकेतों के बारे में, जिससे इस बात को और बल मिला कि हमसे कहीं दूर भी लोगों की मौजूदगी हो सकती है। एलियन मौजूद हो सकते हैं या वो लोग जो हमें एलियन समझते हों। लाइफ की मौजूदगी के इन संकेतों का पता लगाया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों की टीम ने, जिसको लीड कर रहे थे भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर निक्कू मधुसूदन। वैज्ञानिकों की टीम नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से स्पेस का अध्ययन कर रही थी। इसी दौरान लगभग 1100 खरब किलोमीटर दूर, वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो 120 लाइट ईयर दूर, एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऐसे केमिकल्स की मौजूदगी मिली जो पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। इस प्लैनेट का नाम है K2-18b। अब आप सोच रहे होंगे कि ये K2-18b क्या बला है। ये एक एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट माने जो हमारे सौर मंडल के बाहर के प्लैनेट होते हैं। ये हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है। ये प्लैनेट K2-18 नाम के तारे का चक्कर लगाता है, जैसे हमारी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। माना जाता है कि इसके एटमॉस्फेयर में काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ की सतह पर महासागर के भी मौजूद होने की संभावना है, जिससे यहाँ की कंडीशन लाइफ के लिए अनुकूल मानी जा सकती है। वैज्ञानिकों को जिन 2 केमिकल्स की मौजूदगी के संकेत मिले हैं, उसमें पहला है डाईमेथाइल सल्फाइड यानी DMS और दूसरा है डाईमेथाइल डाईसल्फाइड यानी DMDS, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सहित कार्बन मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी होती है। पृथ्वी पर ये गैसें समुद्री फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया द्वारा बायोलॉजिकल रूप से खुद ही बनती हैं। इस खोज के बाद डॉक्टर निक्कू मधुसूदन ने कहा कि ये अब तक का सबसे मजबूत सबूत है कि यहाँ संभवतः जीवन है, लेकिन इसकी पुष्टि करने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है।
अगली सुर्खी अमेरिका से है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इजराइल ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले को तैयार बैठा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजाजत देने से मना कर दिया। इसके बाद इजराइल को अपनी योजना से पीछे हटना पड़ा। अभी बीते दिनों ही 12 अप्रैल को ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील को लेकर के अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने ओमान में मुलाकात की थी। अब 19 तारीख को नेक्स्ट राउंड की मुलाकात होनी है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने इजरायली प्लान को रोक दिया है। ट्रंप प्रशासन में ईरान पर इजरायली हमले को लेकर मतभेद था। कुछ लोग बातचीत से मुद्दे का हल चाह रहे थे, तो वहीं प्रशासन के कुछ लोगों को लग रहा था कि दोनों के बीच युद्ध होने की स्थिति में अमेरिका को बीच में उलझना पड़ेगा, जिसके बाद अब ट्रंप ने कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाया है। तो आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा हमारा आज का ललन टॉप शो भी जरूर देखिए, जिसमें हमने बताया है कि वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दूसरे दिन क्या हुआ, किसने क्या कहा, और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फ्री फीस वृद्धि के मुद्दे पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। शो पब्लिश होने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।